हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है आपका भौतिक विज्ञान, तो इसका अध्याय यानी प्रकाशिकी का आज के इस वीडियो में हम आपको भाग 7 बताने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 6 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप देख लिए तो ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमको पहला हेडिंग मिला क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो जो प्रकाश की किरणें होती है उसमें उत्क्रमणीयता क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में, पुनः तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में आता है, तो इनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होता है। ये होता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसको हम, कि बोला जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम से, ठीक है, तीसरे माध्यम में, फिर माध्यम से पुनः पहले माध्यम में आता है, तो क्या हो रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर पहले में। तो ये जो हो रही है, ठीक है, जब आता है तो इनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वह 1 होता है। कैसे होता है समझिएगा। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये हो जाएगा 1n2, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। फिर बोला जा रहा है दूसरे माध्यम से 2n3, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में। फिर बोला जा रहा है तीसरे माध्यम से 3n1, पहले माध्यम में, और इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। तो जो 1 होता है, इनका गुणनफल 1 होता है, यही चीज में बताया जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में आता है, ठीक है, तो इनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वह सदैव 1 होता है। बात समझ में आ गई होगी हमको, उम्मीद है। ठीक है, चलिए, जैसे अगर हम आपको छोटी सी आप बताएं, माध्यम तो ये हो गया, एक माध्यम, 2 माध्यम। तो पहला माध्यम यदि हम एयर यानी वायु लेते हैं, वायु से जल में, तो लिखेंगे ANG, सॉरी क्या है, वायु से किसमें, कांच में, वायु के सापेक्ष कांच में। ठीक है, उसके बाद दूसरा माध्यम ले लेते हैं। देखिए, ये तो पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अब दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाएगा, तो दूसरा माध्यम मतलब GN। अब तीसरा माध्यम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं W, ठीक है, वाटर यानी जल। पहला माध्यम आपका क्या है, पानी, वायु है। दूसरा माध्यम आपका ग्लास है यानी कांच है, और तीसरा माध्यम आपका क्या है, जल है यानी वाटर। ठीक है, तो ANG ये हो गया पहले माध्यम से दूसरे में, और GNW दूसरे से तीसरे में। फिर गुणनफल तीसरे से पहले में, तीसरे से पहले में मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा ये है WNA, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही लॉजिक है, आप समझ जाइएगा तो समझ जाइएगा, आप इसको समझ जाइए या फिर इसको समझ जाइए, बात बिल्कुल सेम है। ये अगर समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसको एकदम आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है क्रांति कोण। क्या है, क्रांति कोण। तो हम समझेंगे पहले क्रांति कोण होता क्या है। ठीक है, राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी राइटिंग समझ में आ रही है आपको या नहीं। जब नहीं समझ में आएगी तो हम आपको और अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, अगर समझ में आ रही है तो फिर भी ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इतना तो है कि जो क्या लिखा है तो समझ में आ सकता है आपको। चलिए, तो आगे देखिएगा, बताया जा रहा है क्रांति कोण में कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में
स्थित अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे क्या करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से समझेंगे हम क्रांतिक कोण को कि देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो माध्यम होते हैं। पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। ये हमने आपको बता दिया पहले से। तो बात यही बताई जा रही है कि सघन माध्यम में स्थित, ऐसा ना हो कि आप सघन माध्यम ना सुने हो नाम, ठीक है। तो जो सघन दो माध्यम, तो पहले में सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। तो यही बताया जा रहा है कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में स्थित अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं या फिर क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं। आपतन कोण मतलब जो आपका आपतन कोण है, जो आप क्या है, आपाती किरण के माध्यम से बन रहा है, उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपतन कोण और बढ़ाएं, आपतन कोण को और बढ़ाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे। क्रांतिक कोण का मान 90 अंश बताया जा रहा है, तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है या फिर लौट आता है, और यह घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो पूर्णांतरिक परावर्तन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आपतन कोण को और बढ़ाया जाए, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, कितना अधिक, थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, वह सघन माध्यम में ही रह जाएगा। कहने का मतलब यह है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगा और प्रकाश, बल्कि क्या होगा, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है, और यह घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सब थ्योरेटिकल है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए मजा आएगा, पढ़ने में ही मजा आता है, ठीक है। आगे हमारा हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें मुख्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए कितने शर्तें निम्न हैं? परावर्तन के लिए दो शर्तें, दो मुख्य शर्तें हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। कहने का मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन का जो शर्त है, इसके दो शर्त हैं। पहला है कि जो प्रकाश है वह सघन माध्यम, मतलब एक सघन माध्यम में से दूसरे विरल माध्यम में जा रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये हो गया आपका पहला शर्त। किसका पहला शर्त हो गया? पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए पहला शर्त आपका हो गया। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा यह है कि जो आपतन कोण का मान है वह क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान
आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण से बड़ा हो। क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन की आपके दो शर्तें आपको तैयार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन शर्तों को आप समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए, तो इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है हमारा, वो देखिए। तो अगला हेडिंग है अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे और भी बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें बताया क्या जाए, पहले सिंपल सी बात बताई जा रही है कि यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2n1। अभी हमने आपको बताया ये 2 क्या है, ये दूसरा माध्यम जो है कौन सा है, ये विरल माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर। ये हो जाएगा स्नेल का नियम। तो एक चीज यही ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम जो है वो 1 है, तो ये जो इधर वाला है वो विरल माध्यम है और ये जो इधर ये सघन माध्यम है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे समझते हैं। जब आपतन कोण I क्रांतिक कोण C, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जब आपतन कोण I, ठीक है, जब आपतन कोण I क्या हो, बराबर हो क्रांतिक कोण के। क्रांतिक कोण कहने का मतलब यह है कि जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण के बराबर हो। क्रांतिक कोण मतलब C, तो हमारा R जो होगा वो क्या होगा, तो R बराबर 90 अंश, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण 90 अंश, तो 90 अंश क्रांतिक कोण होता है 90 अंश पे, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। चूंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, चूंकि 2n1 इज इक्वल टू साइन आई। अब देखिए ऊपर वाले को देखिएगा, यहां से साइन आई है तो साइन आई की जगह हम साइन सी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आपतन कोण I इज इक्वल टू क्रांतिक कोण, तो I बराबर क्रांतिक कोण मतलब C है, तो I की जगह पे हम C रख दिए तो हो गया साइन C। अब देखिए अपॉन R बराबर 90 अंश, तो साइन R की जगह क्या हो जाएगा 90 एंगल, नीचे 90 अंश। समझ में आ रहा है? तो एक चीज हमको पता होना चाहिए कि साइन 90 का मान क्या होता है। साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। जब साइन 90 का मान 1 होता है तो इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमको मिलेगा 2n1 इक्वल टू साइन C अपॉन 1 लिख दे, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमारा सिंपल सा जो फार्मूला आएगा ये हो जाएगा 2n1 इक्वल टू साइन C। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, क्रांतिक कोण के लिए। जब आपको सवाल हल करना होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
बहुत ही बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक डिस्कस किया आपको, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कुछ ऐसे करके था, ठीक है। चूंकि देखिए 1n2 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, इंटू 2n1 दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कुछ नियम था, हमने बताया था कौन किसके सिद्धांत से, ये हो जाएगा आपका उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो इसको लिख सकते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, सिद्धांत से। याद आ रहा है कुछ? अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां से कुछ नहीं करने वाले, बहुत सिंपल है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है इसको हम लिखेंगे 1n2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 हम लिख देंगे, और ये जो n2 में है मतलब यहाँ पे गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n1। तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा फार्मूला बनेगा खोज, जिसपे हम सवाल को हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे। तो एक फार्मूला हमारा निकल के आ गया, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा मिलेगा क्या, हमारा फार्मूला मिलेगा 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए थोड़ा ऊपर आइएगा, आपको कुछ दिखाते हैं उसके बाद हम आपको लिखते हैं। चलिए ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, यहाँ लिखे है 2n1 इज इक्वल टू साइन सी। तो 2n1 की जगह हम साइन सी रख सकते हैं, तो बिल्कुल 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी लिख देते हैं, ठीक है, साइन सी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, साइन सी है, तो यहाँ पे हम साइन सी लिख सकते हैं। साइन सी आपका निकल गया और ये आपका फार्मूला भी निकल गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध को समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक, ये हो गया क्रांतिक कोण। तो इसमें क्या संबंध होता है ये हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। इस पे बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबको शेयर कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।